फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की वीडियो के माध्यम से हम फिर से नए एक्ट का रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं आज का एक्ट क्या होगा। तो देखते हैं इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, स्त्री रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। तो आइए जल्दी से हम इसका रैपिड रिवीजन करते हैं। इस एक्ट के अंदर टोटल सेक्शंस 10 है। इस एक्ट का जो नंबर था वो 60 था, यानी कि उस साल का 60वें नंबर का कानून था ये। इसको एसेंट कब मिली थी? 23 दिसंबर 1986 को। एनफोर्समेंट डेट है इसकी 2 सितंबर 1987। तो आइए जल्दी से इसका रिवीजन करते हैं। सेक्शन 1 क्या कहती है? सेक्शन 1 में बताया गया है शोर्ट टाइटल एक्सटेंट कमिटमेंट के बारे में बात करता है। शोर्ट टाइटल क्या होगा? इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। इसका एक्सटेंट होल ऑफ इंडिया पर होगा। अब सेक्शन 2 क्या कहता है? सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज की बात करता है। इसमें टोटल 6 डेफिनेशन दी गई हैं। 1 बाय 1 करके मैं आपको बता देती हूँ कौन सी डेफिनेशन दी गई है। ए में बताया गया है विज्ञापन, बी में बताया गया है वितरण, सी में बताया गया है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन, यानी कि स्त्री अशिष्ट रूपण बताया गया है। उसके बाद आता है हमारा डी में बताया गया है लेबल। उसके बाद आता है ई, पैकेज बताया गया है, और फिर विहित बताया गया है। तो हम सबसे पहले इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है हमारी स्त्री अशिष्ट रूपण क्या है। स्त्री अशिष्ट रूपण में आता है स्त्री के शरीर का, उसके किसी भी अंग का या फिर किसी भी रूप में उसका इस प्रकार चित्रण किया जाता है कि उसका प्रभाव अशिष्ट होगा या फिर अपमानजनक होगा, निंदनीय होगा, या फिर लोकनीति के आधार पर विकृत होगा, भ्रष्ट होगा, ये क्षति पहुंचाने की संभावना है। अगर इस तरह का कोई कार्य किया जाता है तो वो स्त्री अशिष्ट रूपण कहलाता है। उसके बाद सेक्शन 3 आती है। सेक्शन 3 में बताया गया है स्त्री के अशिष्ट रूपण की विज्ञापन पर रोक लगाई गई है कि इस तरह का विज्ञापन नहीं किया जाएगा। 4 में बताया गया है कि स्त्री के अशिष्ट रूपण के अशिष्ट रूपण करने वाली कोई भी पुस्तक, किसी भी तरीके का फोटो, आकृति, इन सब का ना तो उत्पादन करेगा, ना करवाएगा और ना ही विक्रय करेगा। सेक्शन 4 कहती है। सेक्शन 5, इसके सेक्शन 4 में इसके एक्सेप्शन भी हैं। उसमें बताया गया इसके एक्सेप्शन हैं, 3 एक्सेप्शन हैं, ए, बी और सी। ए पार्ट में 2 पॉइंट्स हैं और बी पार्ट में भी 2 पॉइंट्स हैं। तो आइए जानते हैं ए क्या कहता है। ए में बता दिया गया है कि इस तरह की पुस्तकें, आकृति या चित्रण जो लोक कल्याण के लिए या जन साधारण के लिए हित में हो, उनके लिए कोई मनाही नहीं है। उनका विज्ञापन किया जा सकेगा, प्रकाशन किया जा सकेगा, वो विक्रय भी किया जा सकता है। ठीक है, ये ए पार्ट का 1 पॉइंट कहता है। इसमें सेकंड पॉइंट दिया गया है कि कोई भी जो सद्भावपूर्वक धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी गई पुस्तकें हैं उनके लिए भी कोई मनाही नहीं है। उसके बाद बी पॉइंट आता है। बी पॉइंट में बताया गया है स्मारकों के बारे में, मूर्तियों के बारे में, यानी कि जो भी अवशेष अधिनियम 1958 के अधीन स्मारकों को सुरक्षित रखा गया है उनके प्रकाशन पर, विक्रय पर तो कोई मनाही नहीं की गई है। इसमें बताया गया है सेकंड पॉइंट्स में मूर्तियों में, मंदिर है, मूर्तियां हैं, इन सब पर भी कोई किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है। इसका सी पॉइंट कहता है जो मूवीज़ होती हैं, फिल्में होती हैं, जो चलचित्र अधिनियम 1952 का एक्ट के अकॉर्डिंग जो जारी की जाती हैं उन पर भी किसी प्रकार की मनाही नहीं की गई है। उसके बाद सेक्शन 5 आती है। सेक्शन 5 क्या देती है? ये पुलिस ऑफिसर को पावर देती है। किस तरह की देती है कि जो भी गेजेटेड ऑफिसर है, अगर उसको रीज़न टू बिलीव हो जाता है कि इस सेक्शन के अकॉर्डिंग आने वाले कार्य या ऑफेंसेस अगर वहाँ पर हो रहे हैं या किए जा रहे हैं, होने की संभावना है, तो वो ऐसे किसी प्लेस में जाकर क्या कर सकेगा? सर्च कर सकेगा, तलाशी ले सकता है। और इसका सेकंड पॉइंट बताता है अगर जब वो वहाँ पर तलाशी लेता है और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स या पुस्तकें या कोई भी जो स्त्री के अशिष्ट रूपण से संबंधित है पाई जाती है तो उनको सीज कर सकता है। उसके बाद सी पॉइंट में बताया गया है कि वो इस तरह के अभिलेखों का, पुस्तकों, डॉक्यूमेंट्स, इस तरह की चीज़ों का क्या कर सकता है? एग्जामिन कर सकता है, परीक्षा कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्या कहता है हमारा? इसी में आगे फर्दर पॉइंट दिया गया है कि इसका जो भी प्रोसीजर होगा तलाशी लेने का, वो सीआरपीसी के सेक्शन 94 के अकॉर्डिंग ही होगा। उसके बाद अगर जब वो चीज़ें सीज कर लेता है, डॉक्यूमेंट्स को या किसी भी पदार्थ को सीज करेगा, तो जल्द से जल्द वो निकटतम मजिस्ट्रेट को इस बात की
सूचना ज़रूर पहुंचाएगा। अब नेक्स्ट सेक्शन आती है हमारी 6। वो कहती है पेनल्टी की बात करती है कि जब कोई भी व्यक्ति धारा 3 और 4 का पालन नहीं करता है। 3 में क्या मनाही की गई थी? 3 में मनाही की गई थी विज्ञापन पर, और 4 में क्या गया था कि उत्पादन और सेल विक्रय पर मनाही की गई थी। अगर वो नहीं मानता है फिर भी करता है तो उसको क्या किया जाएगा? 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और 2,000 रुपये जुर्माना दिया जाएगा। बट अगर इसी ऑफेंस को रिपीटेडली करता है तो कम से कम 6 मास की सज़ा हो सकती है और आगे जाकर वो 5 साल तक की बढ़ाई जा सकती है। और जुर्माना कितना होगा? जुर्माना 10,000 से लेकर के 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आती है सेक्शन 7, जो कंपनियों में अपराध से संबंधित है। उसमें बोला गया है कि जब ये अपराध कंपनियों के द्वारा किया जाता है तो वहाँ का प्रत्येक व्यक्ति या उसका भार साधक भी उसी तरह लायबल समझा जाएगा जैसे मानो वो ऑफेंस उसने ही किया हो। बट अगर कोई वो व्यक्ति या भार साधक जो है वो ये साबित कर देता है कि उसकी इंटेंशन नहीं थी या उसकी प्रेजेंस में वो चीज़ नहीं हुई तो उसको दंडित नहीं किया जाएगा। बट अगर कंपनी के कोई भी निर्देशक, प्रबंधक या भार साधक इस बात की मौनानुकूलता करता है या फिर अपनी मनाही करता है, सहमति नहीं देता है, चुप रहता है, कुछ भी मतलब ऐसे नेगेटिव वे में कोई भी वो एक्ट नहीं करता है बट वो शांत रहता है, चुप रहता है, तो ऐसे में क्या किया जाएगा? उसको तब भी दंडित किया जाएगा, चाहे उसने वो एक्ट किया हो या नहीं किया हो। सेक्शन 8 कहती है इसका ऑफेंस का नेचर क्या होगा? तो वो कॉग्निजेबल होगा और बिलेबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आती है 9 में बताया गया है कि जो भी सद्भावपूर्वक रूप से ऑफिसर्स काम करेंगे तो उनके विरुद्ध ना तो कोई भी केस किया जाएगा ना कोई अभियोजन किया जाएगा। यानी कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी भी सरकार के जो ऑफिसर्स होंगे उनके विरुद्ध इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सेक्शन 10 कहती है नियम बनाने की पावर की बात करती है और वो इस एक्ट पर जो नियम बनाया जा सकता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर होगी। तो आज की वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।